हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन स्टडी में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं साइंस के 9 नंबर मॉडल पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक्सीलेंट डेस्क वर्क चल रही थी और उसमें हमने 8 मॉडल पेपर है वो कवर कर लिए हैं। आज हमारा 9 नंबर मॉडल पेपर रहेगा जो कि अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके क्लासमेट हैं उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर करें, ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए भी, आपकी 7:15 पे डेली आपकी लाइव क्लास रहती है। शाम को 7:15 PM पे शाम को मैथ की डेस्क वर्क आपको करवाई जा रही है एक्सीलेंट की। ठीक है, डेली लाइव क्लास रहती है तो ये क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। मैथ की संजीव डेस्क वर्क है वो आपको कंप्लीट करवा दी है, साइंस की संजीव डेस्क वर्क भी आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो मैथ की एक्सीलेंट चल रही है और साइंस की एक्सीलेंट चल रही है, और एसएसटी की एक्सीलेंट डेस्क वर्क चल रही है। लगभग 3 या 4 मॉडल पेपर उसमें करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी, ए भाग का पहला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की संख्या होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 38 होती है। द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पर मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फॉसिल डेंटिंग, यानी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण है वो किस विधि से किया जाता है, तो फॉसिल डेंटिंग से किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी, CuSO4 प्लस Zn से बना ZnSO4 प्लस Cu, तो उपयुक्त अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां से कॉपर को विस्थापित कर दिया है जिंक ने और ZnSO4 बन गया है, तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, कौन सा क्षार नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा C2H5OH। C2H5OH ये क्षार नहीं है। बाकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है, ये क्या है, क्षार है। C2H5OH क्षार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रथम आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। तो आपका राइट आंसर होगा मेंडलीफ ने। स ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक कांच के गुटके की क्षमता होती है, एक कांच के गुटके यानी स्लेब की क्षमता कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा 0 होती है। ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक है, प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक क्या है। तो ओम मीटर हो जाएगा। ब ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, 10 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन है, परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन है तो वो हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी ब ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हरे पादप किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं, हरे पादप है वो किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम स्तर में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहां तक पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भी, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाला। अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। अल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, सामान्य रासायनिक सूत्र बताना है क्या है। तो इसका हो जाएगा CnH2n प्लस में 1 और आ जाएगा OH प्लस में 1
OH। ठीक है, एल्कोहलों का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CnH2n प्लस में 1 और OH। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है निषेचन और जन्म के मध्य का समय क्या क्या कहलाता है भी? निषेचन और जन्म के मध्य का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? तो गेस्ट्रेशन कहलाता है, गेस्ट्रेशन पीरियड। तो यहां पे लिख देना, इसमें सेकंड में है गेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 3 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखो भी, रेलवे पटरियों और मशीनी पुर्जों में दरारों को से सही किया जाता है। दरारों को किस से सही किया जाता है भी? तो थर्मिट अभिक्रिया से, थर्मिट अभिक्रिया से सही किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया आ जाएगी इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर है वो सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला देखो भी, विद्युत मोटर का घूर्णन भाग, विद्युत मोटर का घूर्णन भाग क्या होता है भी? तो आर्मेचर होता है। तो यहां पे आ जाएगा आर्मेचर। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो भी, 3 नंबर क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं यहां से। भोजन के पाचन के समय किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन के पाचन के समय किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया होती है भी। ठीक है, तो यहां पे लिख देना वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है? तो OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव जलीय आयनों की वृद्धि, OH नेगेटिव जलीय आयनों की वृद्धि। ठीक है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें। जैसे ही अपन नेक्स्ट इसका वीडियो लेके आए हैं, अगला मॉडल पेपर लेके आए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा उसको। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, 3 नंबर क्वेश्चन है, तरल अधातु का नाम बताइए। तरल अधातु का नाम आपको बताना है तो हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु भी होनी चाहिए तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एथिन का आणविक सूत्र लिखिए। एथिन का आणविक सूत्र लिखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना खींचिए। तो एथिन का आणविक सूत्र क्या होता है पहले तो वो देखो, C2H4 होता है, C2H4 होता है। और इसकी आणविक संरचना भी आपको खींचनी है तो इस प्रकार से बना देना इसको। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद में कार्बन और 2 कार्बन होंगे। ठीक है, 2 कार्बन होंगे और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं इसमें। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। अगला क्वेश्चन देखो भी, 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको लिखना है अभी। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था? तो मेंडलीफ का आवर्त फलन ये था भी, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये आपको लिखना है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रिया के अनुदिश गति क्या कहलाती है? अनुक्रिया के अनुदिश गति क्या कहलाती है? तो अनुवर्तनी गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपको यहां पे लिखना है अनुवर्तनी गति कहलाती है। डीएनए का पूरा नाम लिखना है 7 नंबर क्वेश्चन में, तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की आवर्धन +2 है तो इससे क्या तात्पर्य है। किसी उत्तल लेंस की आवर्धन है वो +2 है तो इससे क्या तात्पर्य है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब है जो प्रतिबिंब जो डायरेक्शन बनेगी, जो चित्र बनेगा, कहने का मतलब वो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आवर्धित होगा, आभासी होगा, आभासी और सीधा, ठीक है, सीधा बनता है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चुंबकत्व तार के फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर होती है। चुंबकत्व तार के फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चुंबकत्व तार के फेरों की संख्या में वृद्धि होने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता में वृद्धि होती है। यानी चुंबकत्व तार के फेरों की संख्या में वृद्धि होने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होगी। जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है, कहने का मतलब है चुंबकत्व करने का या फिर अपनी ओर खींचने की जो शक्ति है वो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपको लिखना जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो भी, चारकोल का क्या उपयोग है। चारकोल का उपयोग बताना है तो यहाँ पे चारकोल का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है, ठीक है, तो लिखना है सड़क बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन है, उन पदार्थों के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है। उन पदार्थों के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा साधारण घटकों में तोड़ा जा सकता है। जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा साधारण घटकों में तोड़ा जा सकता है तो वो हो जाएगा जैव निम्नीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब खंड ब आ जाता है और इसमें नंबर 4 क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम कैसा व्यवहार करता है जब इसे भाप से गुजारकर गर्म किया जाता है। आपको समीकरण भी बतानी है तो आपको लिखना है इसमें भी, जब मैग्नीशियम को भाप से गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन के साथ सफेद चूर्ण बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ सफेद चूर्ण बनता है। भाप में मैग्नीशियम एक चमकीली ज्वाला के साथ जलता है। भाप में मैग्नीशियम है वो एक चमकीली ज्वाला के साथ जलता है, ये लिखना है। और समीकरण आपको देना है, वो समीकरण लिख देना Mg प्लस H2O। Mg प्लस H2O क्या बनेगा, MgO प्लस में H2, ये आपको यहाँ पे समीकरण देनी है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। सहसंयोजक आबंध की प्रकृति आपको बतानी है। तो यहाँ पे CH3Cl है तो इसमें आपको यहाँ पे कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बंध की प्रकृति बतानी है तो CH3Cl में आबंध संरचना कैसी होती है। तो एकल सहसंयोजक आबंध होता है, एकल सहसंयोजक आबंध होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, वो आपको बताना है। भौतिक और
रासायनिक गुणों के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, अब पहले अपन क्या पढ़ते हैं, पहले अपन भौतिक गुण इसके पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण देखेंगे दोनों के, एथेनॉल और एथेनोइक के। पहले भौतिक गुण एथेनॉल के देखते हैं, एथेनॉल के। तो इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक गुण में क्या है, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दूसरा देखो भी, दूसरा क्या होगा, इसकी गंध अच्छी होती है, इसकी गंध अच्छी होती है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। यानी एथेनॉल के भौतिक गुण देख रहे हैं तो इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसकी गंध अच्छी होती है। अब भौतिक गुण है वो एथेनोइक के देखेंगे, भौतिक गुण एथेनोइक के देखेंगे तो एथेनोइक में हो जाएगा, यह अम्लीय होने के कारण लिटमस को लाल कर देता है। एथेनोइक क्या होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय होने के कारण ये क्या है, लिटमस को, नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। पहला गुण है भौतिक इसका। दूसरा गुण भौतिक क्या है, तो इसकी गंध तीक्ष्ण तथा स्वाद में खट्टा होता है। इसकी गंध कैसी होती है एथेनोइक की, तो तीक्ष्ण होती है और स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अब अपन रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण देखते हैं किसके, पहले एथेनॉल के देखेंगे। तो रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण है एथेनॉल का, वो हो जाएगा, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, पहला गुण हो गया। दूसरा रासायनिक गुण इसका एथेनॉल का क्या होगा, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। अगर हम एथेनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नहीं निकलेगी। अब इसके बाद में रासायनिक गुण है वो एथेनोइक के, देखो भी एथेनोइक के रासायनिक गुण पहला आ जाएगा, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती है। अगर इसमें सोडियम धातु डालेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है उसके जो बुलबुले हैं वो नहीं निकलेंगे, बुलबुलों के साथ में नहीं निकलेगी। दूसरा इसमें साथ, दूसरा एथेनोइक में क्या लिखोगे, रासायनिक गुण है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, लेकिन एथेनोइक में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट्स ओके, चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को मेंडलीफ आवर्त सारणी में मूल क्रम को छेड़े बिना स्थान दिया गया, कारण दीजिए। तो इसमें आपको कारण बताना है। मेंडलीफ के वर्गीकरण के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं और समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ तत्वों की एक आवर्ती पुनरावृत्ति करते हैं। आदर्श गैस अक्रिय होती है, इसीलिए इन्हें इनके मूल क्रम में बदलाव किए बिना अलग समूह में रखा गया। यानी जो किस समूह के तत्वों को मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मूल क्रम को छेड़े बिना रखा गया, तो जो गैसें थी वो गैसें अक्रिय थी और उनको क्या है, मूल क्रम में बदलाव किए बिना ही अलग समूह में उसको रख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में 4 कक्षों का क्या लाभ होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी 4 कक्षों का हृदय होने से ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रुधिर पृथक रहता है, यानी अलग अलग रहता है। ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत जो रुधिर है वो अलग अलग रहता है, अर्थात रुधिर मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार शरीर के अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करते हैं। 4 कक्षों के हृदय वाले जंतु गर्म रुधिर के होते हैं और उपापचय दर को नियंत्रित करते हैं। यह समस्थिति तभी बनी रह सकती है जब अंगों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इसका अर्थ है कि 4 कक्षीय हृदय रक्त के पृथक्करण और ऑक्सीकृत की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करता है। ये आपको इस 8 नंबर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, आगे देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है भी मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। निम्न श्रेणी के स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं।
अर्थात शिशु को जन्म देते हैं। इनमें भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है और विकासशील भ्रूण का पोषण माता के गर्भाशय की दीवारों से अपरा द्वारा होता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे सप्ताह में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में प्राथमिक रसांकुरों द्वारा होता है और अंत में अपरा नाल द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। अपरा द्वारा पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन भ्रूण को प्राप्त होती रहती है तथा भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ अपरा द्वारा ही मां के रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, जहां से ये बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। ये आपको इस 9 नंबर क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा के विखंडन से अलैंगिक जनन को दर्शाने वाला नामांकित चित्र आपको बनाना है और ये चित्र है वो आपको आपकी बुक में दिया हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे बना देना। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, लेंस सूत्र लिखिए और आवर्तनता को परिभाषित कीजिए। लेंस सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/v माइनस होता है 1/u और बराबर होता है 1/f के। ठीक है, u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे क्या है, बिंब दूरी है। u क्या है यहाँ पे, बिंब दूरी। उसके बाद में v यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी होगी। और f यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी होगी। f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद में आवर्तनता को आपको दर्शाना है। आवर्तनता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की आपको लिखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई l, प्रतिबिंब की ऊंचाई l व बिंब की ऊंचाई o, व बिंब की ऊंचाई o का अनुपात आवर्तनता कहलाती है। आवर्तनता कहलाती है कि बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात है वो आवर्तनता कहलाती है। यानी कहने का मतलब है भी m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपोन में क्या आ जाएगा, बिंब की ऊंचाई, अपोन में क्या आ जाएगा, बिंब की ऊंचाई। यानी v अपोन में क्या आ जाएगा, v अपोन में u आ जाएगा, v अपोन में u। यानी v यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करता है और u यहाँ पे क्या है, बिंब की दूरी को डिनोट करता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v अपोन में u। इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट अपने पास में 12 नंबर क्वेश्चन है। 2 लैंप, एक 40 वोल्ट पर 220 वोल्ट, एक 40 वाट पर 220 वोल्ट और दूसरा है वो 100 वाट पर 220 वोल्ट अंकित है और 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो नामांकित चित्र द्वारा संयोजन को दर्शाना है आपको। ठीक है, तो एक तरफ आपको क्या करना है, 2 लैंपों को समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो यहां से सप्लाई दे दी हमने, ये रही सप्लाई 220 वोल्ट की। ठीक है, उसके बाद में यहां से सप्लाई है और इधर अपन ने क्या कर दिया, एक नीचे से बनाना शुरू करेंगे। यहां से 220 वोल्ट की सप्लाई है, बैटरी मान लो या फिर जो भी है, तार हमने कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे एक हमने की लगा दी। उसके बाद में इसको समानांतर क्रम में ऐड करना है। यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। ठीक है, तो करंट इस साइड से जा रहा है और यहां पे हमें एक तो लगाना है 40 वाट का, तो ये लगा दिया एक 40 वाट का। उसके बाद में एक आपको लगाना है 100 वाट का, तो ये लगा दिया 100 वाट का। ये 100 का है और ये 40 का है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको 40 वाट और ये 100 वाट, इस प्रकार से आपको डिनोट करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से डायग्राम आप बना देना। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखो भी एक वर्ताकार लूप से होकर प्रवाहित तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हुए चित्र खींचना है। चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हुए आपको चित्र खींचना है। वर्ताकार लूप से प्रवाहित होकर धारा बह रही है। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है, वहां से आप बना देना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होता है? तो जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो तब आरोपित बल अधिकतम होता है, ठीक है। तो कब अधिकतम होगा आरोपित बल है वो जब लंबवत रखा जाएगा, लंबवत रखा जाएगा तब आरोपित बल है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक बल्ब पर 5.0 वोल्ट 100 एम्पियर अंकित है। गणना करो सामर्थ्य और प्रतिरोध की। V का मान आपको कितना दिया गया है, 5.0 है, और एम्पियर का मान आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 100। उसके बाद में आपको जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI होता है। पहले इस 100 को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे MA है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे। एम्पियर में चेंज करोगे तो यहाँ पे 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया अब एम्पियर में। उसके बाद में शक्ति, सामर्थ्य यानी शक्ति, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V का मान आपको 5.0 दे रखा है, इंटू I का मान आपको दिया गया है 100 इंटू 10⁻³ इट्स ओके। तो इसका आप मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 वाट। पहले का तो आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद में दूसरा आपको क्या बताना है, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध बताना है। सेकंड का प्रतिरोध बताना है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है P अपॉन में I स्क्वायर, P अपॉन में I स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 0.5 है और 0.5। उसके बाद में P की वैल्यू अभी अपने निकाली है, ये रही 0.5 है। देन उसके बाद में I की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो 10⁻⁻1 की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो ये 0.5 इंटू क्या आ जाएगा 102 बराबर क्या आ जाएगा 50 ओम, 50 ओम। इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करोगे आप, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 102 और उसके बाद में ये इसके साथ मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 50 ओम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन है। एक अच्छे ईंधन होने के लिए कुछ प्रमुख मानदंडों को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें एक अच्छे ईंधन के गुण क्या होंगे, तो आसानी से उपलब्ध हो, पहला गुण है आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा गुण हो जाएगा सस्ता हो, सस्ता हो। तीसरा गुण हो जाएगा इसका अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता हो, तीसरा गुण है इसका अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता हो। और चौथा गुण इसका हो जाएगा वो हो जाएगा दहन करने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, दहन करने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। इट्स ओके। उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 17 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी परख नली में लेड नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें पोटेशियम ऑक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप बनता है। अब आपको इसमें बताना है उस अवक्षेप का रंग क्या होगा और अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखिए, ये आपको बताना है पहले में।
तो अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो पीले रंग का अवक्षेप होगा भी, पीले रंग का अवक्षेप होगा, ठीक है। और अवक्षेपित यौगिक का आपको नाम बताना है, तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, जिसे अपन बोल सकते हैं PbL2, PbL2, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे तो ये हो जाएगा Pb, सेकेंड की रासायनिक अभिक्रिया लिखने हैं PbNO3, PbNO3 की ट्वाइस प्लस में आपको करना है यहाँ पे केएल। अब यहाँ पे बनेगा क्या इसका, तो ये आपके पास में उत्पाद बनेगा, वो बनेगा PbL2 प्लस में KNO3 बन गया। अब इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद में यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। उसके बाद में आगे क्या दिया गया है, अभिक्रिया के इन 2 प्रकारों की सूची बनाइए जिसमें इस अभिक्रिया को रखा जाता है। 3 नंबर सी में आपको क्या लिखना है, इसमें 2 प्रकार जिसमें इस अभिक्रिया को रखा जाता है। पहला तो इस अभिक्रिया को अपन बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 3 नंबर में पहला इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया में रखा जा सकता है। पहला हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, बोल सकते हैं इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। दूसरी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है ऊपर वाली, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 18 नंबर क्वेश्चन है स्पर्शानुकुंचन में संवेदना क्या है, और इसमें बी पूछा गया है भी आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो स्पर्शानुकुंचन का संवेदन क्या है, त्वचा हो जाएगी, क्या है, त्वचा। इसका आंसर ये हो गया। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, तो ऑटोग्रंथि, इसमें आपको लिखना है कि ऑटोग्रंथि अथवा थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, और थायरोक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन के निर्माण में कमी आ जाती है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे घेंगा रोग कहते हैं, और इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। ये आपको इस बी में लिखना है भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है मेंडल द्वारा उसके प्रयोग में प्रयुक्त पौधे का नाम दीजिए। तो पौधा कौन सा था, अभी मटर का पौधा यूज किया था मेंडल ने, जिसे पायसम सेटाइवम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बी क्या बोला गया है भी मेंडल द्वारा F1 तथा F2 पीढ़ी के बारे में समझाइए जब वह लंबे और बौने प्रजातियों के साथ प्रयोग करता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा समझाना है। डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया गया है F1 और F2 पीढ़ी के बारे में, ठीक है। वो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में 20 नंबर क्वेश्चन आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है वे दूरदर्शिता के दोष को दर्शाने वाला किरण आरेख आपको खींचना है। आपकी बुक में किरण आरेख दिया गया है, वो आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में बी में क्या दिया गया है, उपयुक्त स्थिति में दृष्टि दोष के निवारण के लिए नामांकित चित्र खींचिए। आपको यहाँ पे भी चित्र बनाना है, तो वो भी आपकी बुक में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपको बना देना। उसके बाद में आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपके सामने, रासायनिक समीकरण लिखिए जब जिंक के दानों को तनु HNO3 और तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। आपको यहाँ पे एक समीकरण लिखनी है, जिंक के दानों को तनु HNO3 और तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आपको यहाँ पे
लिख देना है Zn प्लस, उसके बाद में आपको क्या करना है, HNO3 लेना है। HNO3 आ गया अपने पास में, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर के Zn बन गया, Zn। उसके बाद में NO3 की ट्वाइस हो गया, और उसके बाद में अपने पास में ऑक्सीजन बनेगी, और क्या बनेगा अपने पास में, ऑक्सीजन बन गया, और उसके बाद में N2O बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित करना है तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे 10 लगा देना, उसके बाद में आगे जिंक, जिंक में आपको 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंक अपने पास में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 5 हो गया, ये अपना समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचेत अभिक्रिया को पहचानिए। अब इसमें ऑक्सीकृत और अपचेत को आपको यहाँ पे पहचानना है, तो ये Fe हो गया अपने पास में, Fe प्लस क्या हो गया H, तो सल्फर, Fe प्लस S यानी सल्फर, तो ये बन गया FeS। क्या बन गया, FeS। तो अभिक्रिया में लोहा यानी Fe, जो लोहा है Fe है, वो क्या कर रहा है, FeS में ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकृत अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकृत अभिक्रिया हो गई। दूसरी अपने पास में दी गई है Ag2O, Ag2O, और उसके बाद में 4Ag प्लस O2। तो यहाँ पे जो इस अभिक्रिया में सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर में अपचेत हो रहा है, तो ये क्या है, अपचेत अभिक्रिया हो जाएगी। ये क्या है, अपचेत अभिक्रिया है, अपचेत अभिक्रिया है। ये ऊपर वाली ऑक्सीकृत अभिक्रिया है, और नीचे वाली है वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचेत अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको ये अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें आपको अथवा में दिया गया है भी निम्नलिखित समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो H2O7, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे है H2, तो यहाँ पे आपको संतुलित करना है भी। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, उसके बाद में SO4 कितने हैं, 4। अब यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा, और काउंट करके आपको आप ये संतुलित कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे SO2 है प्लस H2 है, उसके बाद में यहाँ पे S, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में आ गया H2O। अब इसको संतुलित करना है भी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर अपन यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ से 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे आपको संतुलित करनी है ये, और इसी प्रकार से ये ऊपर वाले आप यहाँ पे संतुलित कर लेना, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है भी। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर क्या है, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ये रहा 2 हाइड्रोजन, ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसको इधर, यानी इस एरो से इधर वाला और इस एरो से इधर वाला, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी ये संतुलित होगी। इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी। नेक्स्ट आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न तरीकों से ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट पर आपको दर्शाना है। और ये फ्लो चार्ट है वो आपको आपकी बुक में मिलेगा भी। ठीक है, वो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर आपको लिखना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर लिखना है। अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे वायवीय श्वसन का पहले मैं बता देता हूं, इसमें ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन को क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन भी बोलेंगे, और ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन को अनोक्षी श्वसन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन को क्या बोलेंगे, अनोक्षी श्वसन बोलेंगे, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, यानी एब्सेंट में होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी।
आगे आपको अथवा वाला दिया गया है, स्वपोषी व विषमपोषी में 2 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद में बी में आपको दिया गया है वर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पौधे किस विधि का उपयोग करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 नंबर क्वेश्चन में ये रहे 23 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए प्रतीकों की चिन्ह परिपाटी की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। प्रतीकों की चिन्ह परिपाटी की यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे बी में आपको क्या दिया गया है, बी में आपको दिया गया है बी गोलीय दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूर पर बिंब रखा है। यही प्रतिबिंब दर्पण से ठीक 4 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण उत्तल है या फिर अवतल है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपको ए वाला यहाँ पे बता देता हूँ भी गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगा। तो पहला इसमें आपको लिखना है भी मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव की ओर मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां हैं वो दर्पण से ध्रुव की ओर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। दर्पण का जो ध्रुव होता है वहां से मापी जाती है। उसके बाद में इसमें 2 नंबर आपको लिखना है भी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु होता है उसके दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां हैं वो ऋणात्मक मानी जाती है। उसके बाद में इसमें 3 नंबर लिखना है आपको भी वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाना चाहिए। वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाना चाहिए, ये इनकी परिपाटी चिन्ह हो गया। उसके बाद में इसका डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया गया है चिन्ह परिपाटी का, किस साइड से प्लस होना चाहिए, किस साइड से माइनस दूरियां लेनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में बी है, इसमें बी है वो आप यहाँ पे अपने u का मान आपको दिया गया है। u का मान आपको कितना दिया गया है, तो 18 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा गया है, ठीक है। तो u का मान आपको -18 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे v का मान आपको कहाँ दिया गया है, v का मान ये रहा, कितना है 4 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो v बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर दूर बनता है। उसके बाद में दर्पण सूत्र आपको पता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 में f बराबर क्या होता है, 1 में u माइनस में 1 में v प्लस 1 में u होता है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे कि 1 में f बराबर क्या आ जाएगा, 1/18 माइनस के और प्लस का 1 में 4, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं, इसका आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आ रहा है अभी, तो इसका एलसीएम 36 ले लो, 18 दुए 36 होते हैं तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद में 4 से 4 नेम 36 होते हैं, ये माइनस का हो गया तो यहाँ पे प्लस और ये आ गया 9, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 तक जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के 2 है और प्लस के 9 है तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 7 में क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब अपने पास में ये क्या आया है, 1 में f बराबर आया है 7 में 36। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा ये 36 में, f बराबर क्या हो जाएगा 36 में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.75 35 बच गया 1, 7 एकम 7 और 3, उसके बाद में 3 7 चौके 28 यानी 5.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फोकस दूरी f धनात्मक है, फोकस दूरी f क्या है आपकी, धनात्मक है। धनात्मक है तो इसीलिए ये दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। धनात्मक अगर दूरी है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब सीधा आभासी और आकार में छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी और आकार में कैसा होगा, छोटा होगा। अब आगे आपको क्या ज्ञात करना था, आगे आपको ज्ञात करना था इसमें
यहाँ पे दिया गया था भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो ये क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं एफ बराबर क्या होता है, तो आर अपन में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आपके पास में है, एफ की वैल्यू आपके पास में कितनी है, एफ की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 5.14। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.28 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या आर आ जाएगी। इट्स ओके, चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो भी इसमें अथवा वाला आपको और दिया गया है, पार्श्व विस्थापन को परिभाषित कीजिए, ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे बी में क्या दिया गया है भी, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एंड 3/2 है यदि कांच में प्रकाश का वेग 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड -1 है, तो प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, वायु में भी बतानी है और आपको जल में भी बतानी है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो आज हमने 9 नंबर जो मॉडल पेपर है वो सोल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट के साथ में क्लास को शेयर करें ताकि सभी को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो इस 10 नंबर मॉडल पेपर पर रहेगी। ठीक है, इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे और उसके बाद में आपकी जो एक्सीलेंट डेस्क वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।